50 के दशक में उभरने वाले नई कविता आंदोलन के प्रमुख कवियों में से एक श्रीकांत वर्मा कवि, कथाकार और समीक्षक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। नई कविता आंदोलन का आरंभ इलाहाबाद की साहित्यिक संस्था परिमल के द्वारा सन 1954 में प्रकाशित नई कविता नामक पत्रिका से माना जाता है। इस पत्रिका के संपादक जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी और विजय देवनारायण शाही थे। इससे पहले अज्ञेय के संपादन में प्रकाशित काव्य संग्रह दूसरा सप्तक की भूमिका तथा उसमें सम्मिलित कुछ कवियों के वक्तव्यों में अपनी कविताओं के लिए नई कविता शब्द को स्वीकार किया गया था। यह भी कहा जा सकता है कि प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई वह नई कविता है। नई कविता भारतीय स्वतंत्रता के बाद लिखी गई उन कविताओं को कहा गया जिनमें परंपरागत कविता से आगे नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ ही नए मूल्यों और नए शिल्प विधान का अन्वेषण किया गया। नई कविता के लिए जगत जीवन से संबंधित कोई भी स्थिति, संबंध, भाव या विचार कथ्य के रूप में त्याज्य नहीं है। जन्म से लेकर मरण तक आज के मानव जीवन का जिन स्थितियों, परिस्थितियों, संबंधों, भावों, विचारों और कार्यों से साहचर्य होता है, उन्हें नई कविता ने अभिव्यक्त किया है। कथ्य के प्रति नई कविता में स्वानुभूति का आग्रह है। नया कवि अपने कथ्य को उसी रूप में प्रस्तुत करना चाहता है सीमित हो। कथ्य की व्यापकता और सृष्टि की उन्मुक्तता नई कविता की सबसे बड़ी विशेषता है। नई कविता किसी परंपरा को नहीं मानती। मनुष्यों में वैयक्तिक भिन्नता होती है, उसमें अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी। नई कविता के कवि को मनुष्य इन सभी रूपों में प्यारा है। उसका उद्देश्य मनुष्य की समग्रता का चित्रण है। नई कविता जीवन के प्रति आस्था रखती है। आज की क्षणवादी और लघु मानववादी दृष्टि जीवन मूल्यों के प्रति स्वीकारात्मक दृष्टि है। नई कविता में जीवन का पूर्ण स्वीकार करके उसे भोगने की लालसा है। जीवन की एक एक अनुभूतियों को, व्यथा को, सुख को सत्य मानकर जीवन को सघन रूप से स्वीकार करना सभी को सत्य मानना है। नई कविता ने जीवन को न तो एकांगी रूप में देखा, न केवल महत् रूप में, उसने जीवन को जीवन के रूप में देखा। इसमें कोई सीमा निर्धारित नहीं की। नई कविता में दो तत्व प्रमुख हैं, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। वह अनुभूति क्षण की हो या एक समुचे काल की, किसी सामान्य व्यक्ति की हो या विशिष्ट पुरुष की, आशा की हो या निराशा की, अपनी सच्चाई में कविता के लिए और जीवन के लिए मूल्य है। नई कविता में बुद्धिवाद नवीन यथार्थवादी दृष्टि के रूप में भी है और नवीन जीवन चेतना की पहचान के रूप में भी। यही कारण है कि तटस्थ प्रयोगशीलता नई कविता के कथ्य और शैली दोनों की विशेषता है। नया कवि अपने कथ्य के प्रति तटस्थ वृत्ति रखता है क्योंकि उसका प्रयत्न वादों से मुक्त रहने का रहता है। इस विशेषता के कारण नई कविता में कथ्य की कोई एक परिधि नहीं है। इसमें तो कथ्य से कथ्य की नई परतें उघड़ती आती हैं। कभी कभी वह अपने ही कथनों का खंडन भी कर देता है ईमानदारी के कारण। नया कवि डूबकर भोगता है किंतु भोगते हुए डूब नहीं जाता। नई कविता जीवन के एक एक क्षण को सत्य मानती है और उस सत्य को पूरी हार्दिकता और पूरी चेतना से भोगने का समर्थन करती है। अनुभूति की सच्चाई को नया कवि जितना वह ले पाता है उतना ही वह उसके काव्य के लिए सत्य है। नई कविता अनुभूतिपूर्ण गहरे क्षणों, प्रसंगों, व्यापार या किसी भी सत्य को उसकी आंतरिक मार्मिकता के साथ
पकड़ लेना चाहती है। इस प्रकार जीवन के सामान्य से सामान्य दिखने वाले व्यापार या प्रसंग नई कविता में नया अर्थ पा जाते हैं। नई कविता में क्षणों की अनुभूतियों को लेकर बहुत सी मर्मस्पर्शी कविताएं लिखी हुई हैं, जो आकार में छोटी होती है किंतु प्रभाव में अत्यंत तीव्र। नई कविता परंपरा को नहीं मानती। इन कवियों ने परंपरावादी जड़ता का विरोध किया है। प्रगतिशील कवियों ने परंपरा की जड़ता का विरोध इसलिए किया है कि वह लोगों को शोषण का शिकार बनाती है और दुनिया के मजदूरों तथा दलितों को एक झंडे के नीचे एकत्र होने में बाधा डालती है। नया कवि उसका विरोध इसलिए करता है कि उसके कारण मानव विवेक कुंठित हो जाता है। नई कविता सामाजिक यथार्थ तथा उसमें व्यक्ति की भूमिका को परखने का प्रयास करती है। इसके कारण ही नई कविता का सामाजिक यथार्थ से गहरा संबंध है, परंतु नई कविता की यथार्थवादी दृष्टि काल्पनिक या आदर्शवादी मानववाद से संतुष्ट न होकर जीवन का मूल्य, उसका सौंदर्य, उसका प्रकाश जीवन में ही खोजती है। नई कविता द्वैधिकालीन कविता छायावाद या प्रगतिवाद की तरह अपने बने बनाए मूल्यवादी नुस्खे पेश नहीं करती, बल्कि वह तो उसे जीवन की सच्ची व्यथा के भीतर पाना चाहती है। इसलिए नई कविता में व्यंग के रूप में कहीं पुराने मूल्यों की अस्वीकृति है, तो कहीं दर्द की सच्चाई के भीतर से उगते हुए नए मूल्यों की संभावनाओं के प्रति आस्था। नई कविता ने धर्म, दर्शन, नीति, आचार सभी प्रकार के मूल्यों को चुनौती दी है। नई कविता का स्वर अपने परिवेश की जीवनानुभूति से फूटा है। नई कविता में शहरी जीवन और ग्रामीण जीवन दोनों परिवेशों को लेकर लिखने वाले हैं। इस कविता में जहाँ घुटन, व्यर्थता, ऊब, पराजय, हीन भाव और आक्रोश है, वहीं आत्म पीड़न परक भावनाएं भी हैं। नई कविता का परिवेश अपने यहाँ का जीवन है, किंतु उस पर आक्षेप है कि उसमें अतिरिक्त अनास्था, निराशा, व्यक्तिवादी कुंठा और मरण धर्मिता है, जो पश्चिम की नकल से पैदा हुई है। नई कविता में पीड़ा और निराशा को कहीं कहीं जीवन का एक पक्ष न मानकर समग्र जीवन सत्य मान लिया गया है। वहाँ पीड़ा जीवन की सृजनात्मक शक्ति न बनकर उसे गतिहीन करने वाली बाधा बन गई है। नई कविता सहज लोक जीवन के करीब पहुँचने का प्रयत्न करती है। नई कविता की इन्हीं कथ्यगत विशेषताओं के बीच श्रीकांत वर्मा की कवि कर्म का आरंभ होता है। आधुनिक हिंदी साहित्य में श्रीकांत वर्मा एक सफल और प्रभावी साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। हिंदी साहित्य में आपका रचना संसार अत्यंत व्यापक है, जिसमें आपने काव्य के साथ साथ कहानी और समीक्षा के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाई है। श्रीकांत वर्मा की साहित्यिक रचनाधर्मिता का सीधा संबंध नई कविता और बाद में प्रगतिशील आंदोलन से भी रहा है। श्रीकांत वर्मा का जन्म 18 नवंबर सन 1931 को वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर नगर में हुआ था। आपकी ख्याति एक सफल गीतकार, कथाकार तथा समीक्षक के रूप में सर्वविदित है। आप राजनीति से भी जुड़े थे तथा लोकसभा के सदस्य भी रहे। आपकी प्रारंभिक शिक्षा बिलासपुर तथा रायपुर में हुई तथा नागपुर विश्वविद्यालय से सन 1956 में आपने हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की। इसके पश्चात आप दिल्ली चले गए और वहाँ पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लगभग एक दशक तक पत्रकार के रूप में कार्य किया। सन 1966 से सन 1977 तक आप दिनमान के विशेष संवाददाता रहे। सन 1976 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर आप राज्यसभा के सदस्य बने और 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के उत्तरार्ध से लेकर 8वें दशक के पूर्वार्ध तक कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में कार्य करते रहे। सन 1980 में आप इंदिरा गांधी के राष्ट्रीय चुनाव अभियान के प्रमुख प्रबंधक रहे और सन 1984 में राजीव गांधी के परामर्शदाता तथा राजनीतिक विश्लेषक के रूप में कार्य करते रहे। कांग्रेस पार्टी को गरीबी हटाओ का अमर स्लोगन आपने ही दिया था। आप 50 के दशक में उभरने वाले नई कविता आंदोलन के प्रमुख कवियों में से एक हैं। रिश्ते में आप श्री राम कुमार वर्मा के चाचा हैं। श्रीकांत वर्मा ने सन 1970-71
और 1978 में आयोवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लेखन कार्यक्रम में भी भाग लिया था तथा आपको सन 1973 में मध्य प्रदेश सरकार का तुलसी पुरस्कार, सन 1983 में आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी पुरस्कार, सन 1980 में शिखर सम्मान, सन 1984 में कविता पर केरल सरकार का कुमार आशान राष्ट्रीय पुरस्कार, सन 1987 में मगध नामक कविता संग्रह के लिए मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। 25 मई सन 1986 को संयुक्त राज्य अमेरिका में आपका देहावसान हुआ। श्रीकांत वर्मा एक बहुविध साहित्यकार हैं। आपने कविता के अतिरिक्त कहानी और समीक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी हैं। इसके अतिरिक्त उपन्यास, यात्रा वर्णन और अनुवाद आदि का रचना कार्य भी आपने किया है। आपके प्रमुख कविता संग्रह हैं भटका मेघ, माया दर्पण, दिनारंभ, जलसाघर और मगध आदि। कविता के अतिरिक्त झाड़ी और संवाद नामक आपके कहानी संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं। दूसरी बार नामक एक उपन्यास भी प्रकाशित हुआ है। अपोलो का रथ नामक एक यात्रा वर्णन भी उपलब्ध है। जिरह और 20वीं सदी के अंधेरे में आपके अन्य प्रकाशित आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। आपने आंद्रेई वोजनेसेंस्की की कविताओं का फैसले का दिन नाम से हिंदी में अनुवाद भी किया है। आप एक सफल पत्रकार रहे हैं और अनेक प्रतिष्ठित पत्रों में पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं। श्रीकांत वर्मा ने अपनी कविता की संरचना, कथ्य की व्यापकता और दृष्टि की उन्मुक्तता के बीच एक ईमानदार अनुभूति के आग्रह के साथ की है। आपने अपनी कविता को रोमानियस से अनुवर्तित भावबोध से अलग हटकर आधुनिकता के नए भावबोधित शिल्प का संस्कार दिया है। आपका काव्य वाद मुक्त होने के साथ ही चिंतन के व्यापक स्तर पर प्रतिष्ठित है। आपने अपने काव्य में क्षण की अनुभूतियों का चित्रण तो किया ही है, साथ ही नए प्रतीकों, बिंबों और मिथकों के माध्यम से राजनीतिक स्थितियों पर भी व्यंग किया है। आपका काव्य आदर्शवाद से हटकर नए मनुष्य की मानववादी वैचारिक भूमि पर प्रतिष्ठित है। श्रीकांत वर्मा की कविताओं में अनुभूति की सच्चाई और यथार्थ बोध का चित्रण सहजता से परिलक्षित हो जाता है। आपकी एक कविता है एक मुर्दे का बयान। उसकी कुछ पंक्तियां इसी भावना को अभिव्यंजित करती हैं। मैं एक बिल्ली की शक्ल में छिपा हुआ चूहा हूं, औरों को टोहता हुआ अपनों से डरा बैठा हूं। मैं अपने को टटोल कर कह सकता हूं दावे के साथ, मैं गलत समय की कविताएं लिखता हुआ एक बासी दुनिया में मर गया था। श्रीकांत वर्मा के काव्य की दूसरी विशेषता है कथ्य की व्यापकता और दृष्टि की उन्मुक्तता। आपने जीवन को जीवन के रूप में देखा और उसकी कोई सीमा रेखा निर्धारित नहीं की। इस कारण आपने धर्म, दर्शन, नीति, आचार सभी प्रकार के मूल्यों को चुनौती दी है। आम आदमी ने जिस पीड़ा को झेला है, औसत मध्यवर्गीय आदमी ने जिस जीवन को जिया है, वही लघु मानव वर्मा जी की कविता का नायक बन जाता है। कलिंग नामक कविता की ये पंक्तियां इन्हीं भावों को अभिव्यक्त करती प्रतीत होती हैं। केवल अशोक लौट रहा है और सब कलिंग का पता पूछ रहे हैं। केवल अशोक सिर झुकाए हुए हैं और सब विजेता की तरह चल रहे हैं। केवल अशोक के कानों में चीख गूंज रही है और सब हंसते हंसते दोहरे हो रहे हैं। केवल अशोक ने शस्त्र रख दिए हैं, केवल अशोक लड़ रहा था। श्रीकांत वर्मा की कविता में अभिव्यंजित मानवतावाद मिथ्या आदर्श की परिकल्पनाओं पर आधारित नहीं है। उसकी यथार्थ दृष्टि मनुष्य को उसके पूरे परिवेश में समझने का बौद्धिक प्रयास करती है। उसमें समाहित उलझी हुई संवेदना चेतना के विभिन्न स्तरों पर अनुभूत परिवेश की व्याख्या करने की कोशिश करती है। यही कारण है कि उनकी कविता मनुष्य को किसी कल्पित सुंदरता और मूल्यों के आधार पर नहीं, बल्कि उसके तड़पते दर्दों
और संवेदनाओं के आधार पर बड़ा सिद्ध करती है। यह बात आलोच्य कवि की महामहिम नामक कविता में अच्छी तरह अभिव्यंजित हुई है। महामहिम। चोर दरवाजे से निकल चलिए, बाहर हत्यारे हैं। बहुक्म आप खोल दिए मैंने जेल के दरवाजे, तोड़ दिया था करोड़ वर्षों का सन्नाटा। महामहिम डरिए निकल चलिए, किसी की आंखों में हया नहीं, ईश्वर का भय नहीं, कोई नहीं कहेगा धन्यवाद। नई कविता की प्रवृत्तियों के अनुसार श्रीकांत वर्मा की कविताओं में भी कुंठाओं और वर्जनाओं से मुक्ति का संदेश है। उनकी कविता समाज की वर्जनाओं और व्यक्ति के कुंठाओं से निकलकर स्पष्ट और कोमल अनुभूतियों को यथार्थ की कसौटी पर कसकर अभिव्यक्त करती है। उसमें यदि आदर्श के प्रति लगाव नहीं है तो अनुभूति के प्रति ईमानदारी में भी कोई कपट नहीं है। मेरे जीवन में एक ऐसा वक्त आ गया है जब खोने को कुछ भी नहीं है मेरे पास। दिन, दोस्ती, रवैया, राजनीति, गपशप, घास और स्त्री, हालांकि वह बैठी हुई है मेरे पास कई साल से। क्षमा प्रार्थी हूँ मैं काल से, मैं जिसके सामने निहत्ता हूँ, निसंग हूँ। मुझे न किसी ने प्रस्तावित किया है न पेश। श्रीकांत वर्मा की कविताओं में केवल भावबोध की अंधी श्रद्धा नहीं है, बल्कि उसमें तर्क, बुद्धि, विवेक, विचार हैं। वे प्रत्येक सत्य को विवेक से देखते हैं और उसके परिप्रेक्ष्य में प्रयोग के माध्यम से निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। काशी का न्याय नामक कविता से यह बात स्पष्ट हो जाती है। सभा बर्खास्त हो चुकी, सभासद चलें, जो होना था सो हुआ। अब हम मुंह क्यों लटकाए हुए हैं? क्या कशमकश है? किससे डर रहे हैं? फैसला हमने नहीं लिया। सिर हिलाने का मतलब फैसला नहीं होता। हमने तो सोच विचार तक नहीं किया। बहसियों ने बहस की, हमने क्या किया? हमारा क्या दोष? न हम सभा बुलाते हैं न फैसला सुनाते हैं। वर्ष में एक बार काशी आते हैं, सिर्फ यह कहने के लिए कि सभा बुलाने की भी आवश्यकता नहीं। हर व्यक्ति का फैसला जन्म के पहले हो चुका है। श्रीकांत वर्मा मानव नीति को लेकर उसकी विसंगतियों के प्रति जागरूक हैं। भारतीय राजनीति में निरंतर जो विसंगतियां उभरी हैं, सामाजिक और आर्थिक धरातल पर जो विरोधाभास आया है, उस मोहभंग की स्थिति आपकी कविताओं में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। यही कारण है कि आपकी कविताओं में आक्रोश, नाराजगी, घृणा और विद्रोह ही उभरता दिखता है। तीसरा रास्ता नामक कविता में यह भाव स्पष्टता से अनुगुंजित हो रहा है। मगध में शोर है कि मगध में शासक नहीं रहे। जो थे वे मदिरा, प्रमाद और आलस्य के कारण इस लायक नहीं रहे कि उन्हें हम मगध का शासक कह सकें। लगभग यही शोर है अवंती में, यही कौशल में, यही विदर्भ में कि शासक नहीं रहे। जो थे उन्हें मदिरा, प्रमाद और आलस्य ने इस लायक नहीं रखा कि उन्हें हम अपना शासक कह सके। तब हम क्या करें? शासक नहीं होंगे तो कानून नहीं होगा, कानून नहीं होगा तो व्यवस्था नहीं होगी, व्यवस्था नहीं होगी तो धर्म नहीं होगा, धर्म नहीं होगा तो समाज नहीं होगा, समाज नहीं होगा तो व्यक्ति नहीं होगा, व्यक्ति नहीं होगा तो हम नहीं होंगे। हम क्या करें? कानून को तोड़ दें, धर्म को छोड़ दें, व्यवस्था को भंग करें? मित्रों, दो ही रास्ते हैं। दुर्नीति पर चलें, नीति पर बहस बनाए रखें। दुराचरण करें, सदाचार की चर्चा चलाए रखें। असत्य कहें, असत्य करें, असत्य जिएं, सत्य के लिए मर मिटने की आन नहीं छोड़ें। अंत में प्राण तो सभी छोड़ते हैं, व्यर्थ के लिए हम प्राण नहीं छोड़ें। मित्रों, तीसरा रास्ता भी है, मगर वह मगध, अवंती, कौशल या विदर्भ होकर नहीं जाता।
श्रीकांत वर्मा की कविता का आत्मसंघर्ष काव्यात्मक बनावट में सामाजिक बुनियादी मुद्दों को उठाता है। उनकी कविता आज की व्यवस्था में और उस व्यवस्था से जुड़े हुए प्रश्नों में संघर्ष का मार्ग ढूंढती है। उनकी कविता ने समग्र जीवन की प्रामाणिक अनुभूतियों को उनके जीवंत परिवेश में व्यक्त किया है और विषय या अनुभूति के आभिजात्य और भिन्न भिन्न दृष्टियों या वादों से बने हुए उनके घेरों को तोड़कर व्यक्ति द्वारा भोगे हुए जीवन के हर छोटे बड़े सत्य को प्रतीकों और बिंबों के माध्यम से उभारने में ही कविता की सार्थकता समझी। उनकी कविता वास्तव में व्यक्ति की पीड़ा की कविता है, क्योंकि वह व्यापक सामाजिक यथार्थ से जुड़ी हुई है। उनकी कविता ने व्यंग के तेवर को अधिक पैना और धारदार बनाया है। समस्याओं को समझकर उन्होंने उस पर व्याख्यान करने की अपेक्षा उसे कसे हुए सीधे शब्दों में ही प्रकट किया है। जब भी यह विभिन्न रूपों में अभिव्यक्ति पाता है तो इसका क्षेत्र भी व्यापक हो जाता है। आपकी एक बहुत प्रसिद्ध कविता है जलसा घर। इस कविता में आपने राजनीतिक और सामाजिक विसंगतियों को बहुत सच्चाई से प्रस्तुत किया है। यही सोचते हुए गुजर रहा हूँ मैं कि गुजर गई बगल से गोली तनाक से। राहजनी हो या क्रांति, जो भी हो, मुझको गुजरना ही रहा है शेष। देश नक्शे में देखता रहा हूँ हर साल, नक्शा बदलता है, कच्छ हो या चीन, तब तक दूसरी गोली दनाक से। हद हो गई, मुझको कहना ही पड़ेगा, हद कहीं नहीं, मुझको गुजरना है भरी हुई भीड़ से, मक्खियों के झुंड से, एक एक कर अपने सभी दोस्तों के नज़दीक से, ठीक से चलो कहकर मुझको धकियाता है उल जुलूल, आंखें तरेर कर घेर कर, कहाँ लिए जाते हो मुझको मेरे विरुद्ध। श्रीकांत वर्मा की कविता भाषा के क्षेत्र में भी आधुनिक बोध के साथ बढ़ती है और नई होती है। उनकी इस नई भाषा में गद्यात्मकता के प्रति विशेष लगाव बन गया है। कहीं कहीं तो उनकी कविता गद्य का प्रतिरूप लगती है। उन्होंने अलंकृत भाषा को बहिष्कृत किया है। उनकी कविता का शब्द संसार बहुत व्यापक है। अन्य भाषाओं के शब्दों को अंगीकृत करने से परहेज नहीं किया है। अनेक स्थलों पर नए विशेषणों और क्रियापदों का निर्माण किया है। आपने अपनी कविता में नवीन और प्राचीन दोनों तरह के प्रतीक चुने हैं। परंपरागत प्रतीक नए परिवेश में नए अर्थ के साथ प्रयुक्त हुए हैं। आपकी कविता में बिंब कविता की मूल छवि बन गए हैं। आपने इन बिंबों को जीवन के बीच से चुना है। पौराणिक व ऐतिहासिक बिंब नए अर्थ और संदर्भ में उदित हुए हैं। सामान्यतः आपने अलंकारों का बहिष्कार किया है, फिर भी नए उपमानों के प्रयोग से आपका शिल्प नव्य चेतना को यथार्थ अभिव्यक्ति देने में समर्थ हो गया है। आपने अपनी कविता में मुक्तक छंद को ही अपनाया है, जिसमें नाद सौंदर्य एक अंतः संगीत उत्पन्न करता है और अर्थ के धरातल पर उसमें एक अंतरलयता की गूंज उभरती है। व्यवहार बदल गया कविता में कुछ इसी तरह की अनुगूंज सुनाई देती है। कुछ का व्यवहार बदल गया, कुछ का नहीं बदला। जिनसे उम्मीद थी नहीं बदलेगा, उनका बदल गया। जिनसे आशंका थी नहीं बदला। जिन्हें कोयला मानता था हीरो की तरह चमक उठे, जिन्हें हीरा मानता था कोयलों की तरह काले निकले। श्रीकांत वर्मा एक ऐसे बहुआयामी रचनाकार हैं जिन्होंने काव्य के साथ साथ गद्य की अनेक विधाओं में भी अधिकारपूर्वक लिखा है। हिंदी साहित्य में आपकी पहचान एक कवि, कहानीकार और समीक्षक के रूप में है। आप नई कविता के सशक्त हस्ताक्षर हैं। पत्रकारिता में भी आपने विशेष ख्याति अर्जित की थी। परिवर्तनशीलता के क्षणों में आप प्रगतिशील आंदोलन से भी जुड़े। तत्कालीन राजनीति का जुड़ाव आपकी रचनात्मकता को प्रभावित नहीं कर पाया। जीवन के प्रति जिन मूल्यों का निर्धारण आपने पहले कर रखा था, अंत तक उसमें बदलाव नहीं आया। आपने जगत और जीवन से संबंधित किसी भी स्थिति, संबंध, भाव या विचार को कथ्य के रूप में छोड़ा नहीं। आपके साहित्य में स्वानुभूति का आग्रह है। जन्म से लेकर मरण तक मानव जीवन की सभी स्थितियों का चित्र
आपके साहित्य में विद्यमान है। आपके साहित्य में कथ्य की व्यापकता और सृष्टि की उन्मुक्तता सहज रूप से देखी जा सकती है। आपने किसी परंपरा को नहीं माना, किंतु जीवन के प्रति आस्था का भाव आपके साहित्य में सहजता से देखा जा सकता है। आपके साहित्य में जीवन को पूर्ण रूप से स्वीकार करके उसे भोगने की लालसा है। आपका साहित्य अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि से अनुप्राणित है। कथ्य और शैली दोनों दृष्टियों से आपका साहित्य प्रयोगशीलता से अनुवर्तित है। नई कविता के संदर्भ में आपका प्रदेय सदैव स्मरणीय रहेगा।